सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिम वॉरियर गाय में। दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल असेंडेड एपिसोड का पार्ट 2 कवर करेंगे। ये स्टोरी एक ऐसे सीन के बारे में है जिसके बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर्स ओजारुस प्रेट उस लड़के के ऊपर उस प्लेनेट पर सबके बीच में एक बहुत ही बड़े खतरे के रूप में रहती है। उसे अपने प्लेनेट पर एक आउटकास्ट माना जाता है और जल्द ही मल्टीवर्स का भार वो अपने कंधों पर ले लेगा, क्योंकि हर एक बीतते दिन के साथ सभी के सभी रेसेस विलुप्त होने की कगार पर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस ऑसम मांगा को जिसने लिखा है उन ऑथर और राइटर का नाम जेडेनाइट है। उनके इंस्टाग्राम और वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पर अपलोड होगा ना। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी के साथ ज्यादा देर ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा होता है कि बीट्रोय प्लेनेट वेरी पर खून पीने वाले क्रिएचर से अकेला ही लड़ रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए अपने फाइनल अटैक में अपनी बची कुची सारी एनर्जी लगा देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि बीट्रोय के स्क्वाड मेंबर्स जो कि वहाँ से काफी ज्यादा दूर बैठे होते हैं कि उन्हें भी ये देखकर यकीन नहीं होता है कि बीट्रोय इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे कर सकता है। उस ब्लास्ट में सारे के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट को करने के बाद बीट्रोय जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इवेंट ड्रैगन बॉल सुपर में ग्रैंड ज़ेनो के 13 to 18 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने से पहले की है। तो अब वीडियो में आगे हमें एक हीलिंग पॉट दिखाया जाता है जिसके अंदर बीट्रोय रहता है, और ठीक उसी रूम में कुछ लोग बीट्रोय के बारे में बात कर रहे होते हैं। लापरवाह बच्चा, अगर इसे यहाँ लाने में थोड़ी सी देर और हो जाती तो ये अभी तक मर चुका होता। हे, मैंने सुना है कि इसने अकेले ही प्लेनेट वेरी पर लगभग 300 क्रिएचर्स को अकेले ही मार दिया था। तभी हम देखते हैं बीट्रोय को हीलिंग पॉट के अंदर ये सारी बातें बेहोशी की हालत में भी सुनाई दे रही होती हैं। वो ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ चल के रहा है, क्यों मुझे ये सारी बातें अपने सिर में सुनाई दे रही हैं। हे, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। फिर तभी बीट्रोय ये सारी बातें सोचते हुए हीलिंग पॉट के बाहर आ जाता है। डॉक्टर गुस्सा करते हुए कहते हैं, बच्चे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम अभी अभी कोमा से बाहर आए हो। फिर डॉक्टर बीट्रोय को बाहर जाते हुए देखकर कहता है, तुम्हारी कंडीशन मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज हीलिंग चेम्बर में वापस जाओ। लेकिन बीट्रोय वहाँ से जाते हुए हाथ हिलाकर कहता है, मैं पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर। हम दूसरे सीन में देखते हैं बीट्रोय अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए वहाँ से बाहर आ रहा होता है। बीट्रोय के स्क्वाड मेंबर्स भी वहीं पर इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े होते हैं। वो बीट्रोय को इतनी जल्दी इमरजेंसी रूम से बाहर आते हुए देखकर हैरान होते हैं। तभी उनमें से एक स्क्वाड मेंबर बीट्रोय से कहता है, डैन, तुमने आने से पहले नॉक नहीं किया। तभी फीमेल वॉरियर उसके पैर पर हिट करती है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर वो बीट्रोय से कहती है, तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए और क्या तुम ठीक हो। फिर बीट्रोय उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, हालांकि आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर ब्रिसेल कहता है, अजीब, हर कोई यही कह रहा है कि तुमने अपने दम पर उन क्रिएचर्स के आदमी को खत्म कर दिया। फिर बीट्रोय कहता है, ब्रिसेल, अब तुम भी नहीं, मुझे सचमुच उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सब सुनकर बीट्रोय की स्क्वाड टीम सोच में पड़ जाती है। फिर बीट्रोय वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है, ठीक है तो थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ पर रुकने के बजाय घर पर जाकर आराम करना ज्यादा पसंद करूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आज कुछ उदास सा महसूस कर रहा हूँ। फिर फीमेल वॉरियर कहती है, हाँ जरूर, मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। इसके बाद बीट्रोय वहाँ से चला जाता है। इसके ठीक 2 घंटे बाद हम क्वीन के पैलेस में आते हैं, जहाँ पर कोई किसी के बारे में क्वीन को बता रहा होता है। तभी क्वीन कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। फिर सेकंड पर्सन कहता है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, उसकी एनर्जी कोर्नेटा की तरह महसूस हो रही थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ माय क्वीन। फिर क्वीन कहती है, तुम सच बोल रहे हो या तुम इसे बढ़ा चढ़ाकर अपने मन से कुछ मिलाकर तो नहीं कह रहे। फिर वो सेकंड पर्सन कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हो अगर बीट्रोय फिफ्थ बीस्ट हो। फिर क्वीन कहती है, ठीक है तो अब तुम इसे बहुत दूर ले जा रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कोई न्यूज दोगे, परियों की कहानी नहीं। तभी हम देखते हैं बीट्रोय के बारे में जो क्वीन को बता रहा होता है वो और कोई नहीं, वही वॉरियर होता है जिसने बीट्रोय को प्लेनेट वेरी से लाया था। वो क्वीन के सामने सर झुकाए कहता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी क्वीन के बगल में जो फीमेल वॉरियर खड़ी होती है वो कहती है, शायद हमें उस पर कुछ टेस्ट करनी चाहिए। फिर क्वीन अपनी असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहती है, ओह अब तुम भी इसमें शामिल मत हो जाना। फिर तभी वो मेल वॉरियर क्वीन की बातों को बीच में रोकता हुआ कहता है, हाँ ये तो एक अच्छा सुझाव है। तभी क्वीन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कैप्टन डरते हुए क्वीन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए माय क्वीन। क्वीन सीरियस लुक के साथ कैप्टन की तरफ देखते हुए कहती है, ओह तो तुम श्योर हो उसके बारे में।
कि वो सीन हिस्ट्री में आखिरी 5th पर्सन है, तो मेरे पास उसे कैद करने और अपने तरीके से पता करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। फिर कैप्टन कहता है, हाँ मैं इस बारे में श्योर हूँ। फिर क्वीन कहती है, सुपर एलिट्स में से सिर्फ तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस बारे में गलत साबित होते हो तो तुम्हें मेरा समय बर्बाद करने का पछतावा होगा। और इतना कहते ही क्वीन अपने गार्ड्स को बुलाते हुए कहती है, गार्ड्स इस बीट्रो को ढूंढो और उसे अरेस्ट करो। मैं उसे आधे घंटे के अंदर अपने सेल के अंदर देखना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम इस ऑर्डर को कैसे पूरा करते हो। इसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम बीट्रो के घर पे आते हैं, जहाँ क्वीन के गार्ड्स बीट्रो के घर को नॉक करते हुए कहते हैं, सैडलैक्स गेट खोलो सैडलैक्स। आपको मैं बता दूं कि सैडलैक्स बीट्रो के डैड का नाम है। और तभी बीट्रो के डैड गेट खोलते हैं और कहते हैं, ओह ग्रेट। फिर गार्ड्स उनसे कहते हैं, हम लोग क्वीन के गार्ड्स हैं, हमारी क्वीन चाहती है कि तुम्हारे बेटे को अरेस्ट करा जाए, कहाँ है वो। फिर सैडलैक्स गुस्से से कहता है, मेरे बेटे ने उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, वो इनोसेंट है। और एक बच्चे को पकड़ने के लिए क्या सच में तुम्हारी क्वीन को 5 गार्ड्स की जरूरत पड़ी? मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मेरे नजर से दूर हो जाओ तुम सब। फिर उनमें से एक गार्ड इस बात को सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए सैडलैक्स से कहता है, क्या तुम सच में मुझसे भिड़ना चाहते हो? अपने बेटे को अभी और इसी वक्त बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी क्वीन के पैरों में घसीटते हुए ले जाऊंगा। फिर सैडलैक्स कहता है, ठीक है, मुझे विश्वास है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे उसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही सैडलैक्स अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हुए चिल्लाता है, बीट्रॉय। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं गार्ड्स बीट्रॉय के हाथों को बांधकर घर से बाहर ला रहे होते हैं। आसपास के सभी लोग ये सब देखकर बीट्रॉय के बारे में बात करने लग जाते हैं। बीट्रॉय अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे तो अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है कि मैंने आखिर गलत किया क्या है। मुझे डर लग रहा है। बीट्रॉय को अपने सर के अंदर कुछ बातें सुनाई दे रही होती है, जैसे कि क्वीन फिर से एक बीस्ट को हमारे प्लेनेट से बाहर निकालने वाली है। बीट्रॉय अपने मन में इन सारी बातों को सुनकर अपने मन में कह रहा होता है, पता नहीं कि मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। बीट्रॉय के आगे जो गार्ड चल रहे होते हैं वो अपने मन में ये कहते हैं, सन की मोस्टर ओजारू। और हम देखते हैं ये सारी बातें बीट्रॉय के दिमाग में घूम रही होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बीट्रॉय किसी के भी मन की बातें सुन सकता है। वो गार्ड जैसे अपने मन में डेथ कहते हैं, वैसे ही बीट्रॉय उस बात को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गार्ड्स को धकेल कर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। और तेजी से वहाँ से भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है, वो मुझे मारने वाले हैं, वो मुझे मारने वाले हैं, वो मुझे मारने वाले हैं, वो मुझे मारने वाले हैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, भागो, बस भागो यहाँ से। बीट्रॉय भागते भागते घूमते हुए लकड़ी के डब्बे के ऊपर कूद जाता है। तभी पीछे से गार्ड कहता है, वो रहा, जाओ पकड़ के लाओ उसे। तभी बीट्रॉय को अपने पीछे से कुछ सेंस होता है। तभी हम देखते हैं एक गार्ड बीट्रॉय के पीठ पर अपने एल्बो से हिट करता है। उस हिट के कारण बीट्रॉय तेजी से जमीन पर गिर जाता है। उनमें से एक गार्ड ने बीट्रॉय के बालों को पकड़कर उसे जमीन से लगा रखा होता है और एक ने तो उसके हाथों को अपने पैर से दबाया हुआ होता है। बीट्रॉय उसी हालत में उनसे कहता है, मुझसे दूर हटो तुम सब, तुम मुझे 4 महीनों के लिए कैद करोगे, है ना? इसके बाद फिर वो पहला वाला गार्ड ये सब सुनकर बाकी गार्ड से कहता है, क्या कहा इसने, ये वो सब कैसे जानता है? तभी वो चिल्लाते हुए फिर से कहता है, ठीक है, तो तुम में से किस बेवकूफ ने उसे ये बात बताई है? फिर जो गार्ड बीट्रॉय के ऊपर होता है वो कहता है, अब किस बारे में बात कर रहे हैं, भला हम इसे ये बात क्यों बताएंगे? बीट्रॉय को ये सब सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं क्वीन के सेल में, जहाँ पर 1 दिन और 5 घंटे बीत चुके होते हैं। बीट्रॉय शांति से बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बहुत भूख लगी है और तो मैं कंफ्यूज भी हूँ और थका हुआ भी, और तो और नीचे खाने की प्लेट अभी भी खाली है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं क्वीन के पास, जहाँ क्वीन और उनके असिस्टेंट कहीं जा रहे होते हैं। क्वीन की असिस्टेंट क्वीन से कह रही होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उस मीटिंग के दौरान झपकी ले रही थी। अगर सच में आप एक अच्छी क्वीन बनना चाहती हैं तो आपको इतना आलसी नहीं बनना चाहिए। तभी क्वीन यौन करते हुए कहती है, तुमने क्या कहा? फिर असिस्टेंट क्वीन से कहती है, वैसे वो बच्चा आपके राइट साइड में है। तभी हमारे सेन क्वीन को अचानक से कुछ सेंस होता है और उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। उन्होंने अपना अजीब सा फेस बनाया होता है। फिर असिस्टेंट कहती है, क्या आप ऐसा चेहरा क्यों बना रही हैं? और तभी क्वीन बीट्रॉय की तरफ देखते हुए तेजी से अपने असिस्टेंट से कहती है, वो बीट्रॉय है, वो वही है, तुम इसे जानती हो? फिर तभी क्वीन फनी फेस बनाते हुए रोने लगती है और कहती है, तुम इसे जानती हो? फिर असिस्टेंट कहती है, हाँ,
क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्वीन रोते हुए तेजी से अपने असिस्टेंट को पकड़कर हिलाते हुए कहने लगती है, बेशक मुझे प्रॉब्लम है, वो मेरी छोटी बहन का दोस्त है। असिस्टेंट क्वीन के लगातार उसे हिलाने से परेशान होते हुए रुकने के लिए कहती है, लेकिन क्वीन कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम किसी भी हालत में उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। फिर क्वीन शांत होते हुए कहती है, बस मेरी बहन को यहाँ बिल्कुल भी नीचे मत आने देना, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब देखे। और ऐसे ही 4 महीने बीट रॉय को सेल के अंदर बीत जाते हैं। वो पहले, दूसरे, तीसरे से लेकर 7वें टेस्ट में फेल रहे। इन 4 महीनों के दौरान उसके एबिलिटीज के टेस्ट 7 बार नाकामयाब रहे। टोटल 8 टेस्ट किए जाएंगे। आज उसके आखिरी टेस्ट का आखिरी टेस्ट है। वो सभी टेस्ट में फेल रहा, इसलिए डॉक्टर्स को पूरी तरह से यकीन है कि वो एक सुपर सेन बीस्ट नहीं है। सुपर सेन बीस्ट एक लेजेंड है, जिसके बारे में बोला जाता है कि 5 सुपर सेन बीस्ट्स 14th and 15th यूनिवर्स में आएंगे। वो हत्यारे वो जीव हैं जिसके अंदर ओजारू स्पिरिट कैद है। उनकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा जबरदस्त हैं कि उनके पास अपने अंदर के ओजारू स्पिरिट को बाहर आने से रोकने और कंट्रोल करने के लिए केवल 18 साल होते हैं। अब तक केवल 4 सुपर सेन बीस्ट की खोज की गई है और अभी तक केवल आज एक ही जिंदा है। इसके बाद हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्वीन की काल कोठरी डे 122 फाइनल टेस्ट। तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है, बीट रॉय कृपया आप टेस्टिंग चेम्बर रूम में रिपोर्ट करें। फिर बीट रॉय टेस्टिंग चेम्बर रूम की तरफ धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं बीट रॉय के बगल से एक वॉरियर जा रहा होता है। वो बीट रॉय को देखकर कहता है, लड़के। बीट रॉय बातों का जवाब ना देते हुए कंटिन्यूअसली चले जा रहा होता है। फिर वो वॉरियर पीछे की तरफ मुड़कर कहता है, सैडलैक्स के बेटे। उसे सुनकर बीट रॉय वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वो वॉरियर बीट रॉय से कहता है, घर जाओ, नाकामयाबी उन दरवाजों के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर बीट रॉय उससे कहता है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। फिर वो वॉरियर कहता है, छोड़ो भी, तुम अपनी सांसों को बर्बाद कर रहे हो। फिर बीट रॉय कहता है, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर मैं वास्तव में 5th बीस्ट हूँ तो मुझे अपने मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। फिर वो वॉरियर कहता है, अगर तुम 5th बीस्ट साबित होते हो तो तुम दूसरों की तरह मारे जाओगे। फिर बीट रॉय हैरान होते हुए कहता है, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर वो वॉरियर गुस्से से बीट रॉय की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, हार मान लो, 5th ओजारू स्पिरिट तुमसे कभी भी नहीं जुड़ी होगी। जरा अपने आप को तो देखो, हर कोई मर चुका है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम्हारा अंजाम कुछ अलग नहीं होगा। तुम नाकामयाब होने के लिए पैदा नहीं हुए हो। सच्ची कामयाबी जीने के बाद ही मिलती है, इसीलिए यहाँ से घर जाओ और जियो। इसके बाद हम देखते हैं बीट रॉय शांति से खड़ा होता है। वो पीछे की ओर मुड़ता है और सीधा चलने लगता है। वो चलते चलते सीधा टेस्टिंग चेम्बर रूम में आता है, जहाँ शीशे के पीछे से जहाँ क्वीन और उनके असिस्टेंट बीट रॉय का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उसे देखकर असिस्टेंट कहती है, क्या वो ठीक है? वो तो काफी शांत और उदास लग रहा है। फिर क्वीन कहती है, वो बस थक गया है। फिर असिस्टेंट माइक में बीट रॉय से कहती है, ठीक है बच्चे, ये एक आखिरी टेस्ट है। तुम्हारे आगे एक डमी है और मैं 5 तक काउंट करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सभी के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ब्लास्ट शूट करो। बीट रॉय अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। असिस्टेंट उसे शांति से देखती है और काउंटडाउन स्टार्ट करती है। 5, 4, 3, 2, 1 और 1 कहते ही बीट रॉय एक बहुत बड़ा ब्लास्ट शूट करता है। हम देखते हैं ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था जिसके कारण वो ब्लास्ट टेस्टिंग चेम्बर रूम के दीवार में एक बहुत ही बड़ा होल करते हुए काफी दूर तक चला जाता है। ये सब देखकर क्वीन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो कहती है, इससे ये साबित होता है कि इसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो बीट रॉय 5th सुपर सेन बीस्ट है। हम बीट रॉय को देखते हैं जिसके अंदर जो ओजारू बीस्ट स्पिरिट कैद है, उसकी पावर को, जो कि अनबिलीवेबल है। बीट रॉय की इस पावर को सेंस करके हर कोई हैरान होता है। वो वॉरियर भी जिसने कुछ देर पहले बीट रॉय को अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने के लिए कहा था, सब आपस में ही बात करने लग जाते हैं। वो कह रहे होते हैं, ये तो पागलपन है, अब हम क्या करेंगे? सीरियसली हमें उसे छुटकारा पाना होगा। हमें उसे दूसरे प्लेनेट पर हमारे प्लेनेट से निकाल कर छोड़ आना चाहिए। फिर दूसरी फीमेल पर्सन कहती है, वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। कोई नहीं बता सकता कि जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। फिर क्वीन कुछ सोचते हुए कहती है, तुम सभी 1 सेकंड के लिए चुप हो जाओ, मैं कुछ सोच रही हूँ। लेकिन उन सभी में से एक पर्सन क्वीन की बातों को अनसुना करते हुए कहता है, वो सन की बच्चा उस अजीब गधे कोर्नेटा से ही खत्म हो सकता है। और फिर तभी क्वीन उस बेवकूफ के पीछे से स्कैरी फेस बनाते हुए गुस्से से कहती है, और भी ज्यादा जोर से कहो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। तभी वो पर्सन बहुत ज्यादा डर जाता है और क्वीन से कहता है, नो 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 माय क्वीन, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्वीन अपने गार्ड से कहती है,
गार्ड्स इसे घसीटते हुए मेरे प्लांट के बाहर फेंक दो। फिर वो गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं। फिर वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं एक हाईली स्किल्ड डॉक्टर हूँ। फिर क्वीन स्माइल करते हुए कहती है हाँ, जैसे कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत से सेन हैं जो तुम्हारी जॉब लेने के लिए तैयार है, भले ही मैं उन्हें बहुत कम सैलरी पे करती हूँ, फिर भी वो इस जॉब को करेंगे, तो बाय बाय। इसके बाद गार्ड्स उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। उसके जाने के बाद फिर उस रूम में जो भी मौजूद होते हैं, क्वीन उन सभी को सीरियसनेस के साथ कहती है जो कोई भी कोर्नेटा को बदनाम करना चाहता है या यहाँ तक कि किसी को भी बीट्रॉय के सीक्रेट के बारे में बताकर उसका खुलासा करने के बारे में सोचता भी है तो तुम उसके साथ हेल में जाने के लिए फ्री हो। फिर दूसरे लोग क्वीन से कहते हैं यस योर हाइनेस, बीच में दखल देने के लिए हमें माफ करे, लेकिन क्या हम अपने टॉपिक पर वापस आ सकते हैं? उसको अपने साथ ज्वाइन करने की बात करने से पहले बीट्रॉय को इन सभी चीजों के बारे में बता देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर क्वीन कहती है सही कहा। फिर दूसरी फीमेल पर्सन बोलती है ऐसा नहीं है कि हम किसी मूल्यवान व्यक्ति को खो रहे हैं, वो तो एक सुपर सेन एलीट भी नहीं है, इसलिए शायद वो फर्स्ट प्लेस पर जिंदा ना बच पाए। सही कहा। तो ये तब तक तय करा जाता है कि तभी रूम के बाहर से किसी के पैरों से पत्थर टकराने की आवाज आती है, जिससे उन सभी का ध्यान बाहर की ओर चला जाता है। हम बाहर की ओर देखते हैं, यहाँ पर और कोई नहीं, बीट्रॉय खड़ा होता है। हम देखते हैं बीट्रॉय इन सभी के मुंह से मरने की बात सुनकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, उसके शरीर से पसीने छूट रहे होते हैं। सभी लोगों की नजर रूम के बाहर की ओर होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो कमेंट करके बताना ना भूले कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बाय बाय।